हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। मिशन सिस्टर संवाद टीम आप सभी बच्चों का स्वागत करती है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इनके बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा व्यंजन के बारे में पढ़ लेते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। बच्चों, व्यंजन वह वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता ली जाती है और बिना स्वरों की सहायता लिए बिना हम क्या करते हैं, इनका व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। यानी कि जब हम व्यंजन बोलते हैं या व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उनमें स्वर मिले हुए होते हैं, स्वर की उनमें सहायता लेनी पड़ती है। स्वर का उच्चारण, ये जो व्यंजन है, व्यंजन का उच्चारण करते समय ये जो वायु है, वायु जब फेफड़ों से निकलती है तो मुख में कहीं ना कहीं रुकती है। जैसे जीभ है, दंत है, कंठ है, तो इनमें कहीं ना कहीं रुकती है वायु, तब इनका उच्चारण होता है। और इनकी संख्या जो है बच्चों कितनी होती है? व्यंजन की संख्या 33 होती है। इनको जो है उच्चारण स्थान, जो उच्चारण स्थान होता है उनके आधार पर व्यंजन को उच्चारण स्थान के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है ना? 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब वो कौन कौन से 3 भाग हैं? नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 है अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 है ऊष्म व्यंजन। चलिए अब हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। बच्चों, स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु, कंठ, मूर्धन्य, दंत, तालु, ओष्ठ, इन सबको स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि अंदर से जब हम इनका उच्चारण करते हैं और अंदर से जो वायु निकलती है, तो वायु किसका स्पर्श करती है? कंठ का स्पर्श करती है, दंत का स्पर्श करती है, जीभ का, मूर्धन्य का और ओष्ठ का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके 5 वर्ग होते हैं। चलिए पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु, दंत, मूर्धन्य, तालु, कंठ और ओष्ठ को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके 5 वर्ग होते हैं। यहाँ हम व्यंजन लिखते हैं और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? वर्ग। तो पहला है हमारा का, था, गा, घा और अड़ा। और इसका वर्ग क्या हो गया बच्चों? का वर्ग। इसका हम क्या करेंगे? इसका का वर्ग। अब है चा, छा, जा, झा और ये हो गया स्पर्श व्यंजन। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु, दंत, मूर्धन्य, तालु, कंठ और ओष्ठ को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनके 5 वर्ग होते हैं। क, ख, ग, घ, अड़ा। यानी कि ये का वर्ग है,
चा छा जा झा अना, तो ये चा वर्ग है। टा ठा डा ढा अड़ा, ये टा वर्ग है। और ता था दा धा ना, ये ता वर्ग है। पा फा बा भा मा, ये पा वर्ग है। यानी कि का से लेकर मा तक कितने वर्ग में बांटा गया है? इस स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। चलिए अब अंतस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं कि अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण व्यंजन और स्वरों के बीच का होता है, और इन्हें बोलते समय तालु, कंठ, दंत या आपस में सटते नहीं हैं, बल्कि छूते हैं, केवल स्पर्श करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे या है, रा है, ला है और वाह है। चलिए अब हम इनका परिभाषा देख लेते हैं। जिन व्यंजन का उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के बीच का होता है तथा इनके बोलने पर दांत, दंत, ओष्ठ, तालु तथा कंठ सटते नहीं हैं, सटते नहीं है, केवल छूते हैं, केवल छूते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जैसे या है, रा है, ला है और वा है। तो ऐसे व्यंजन जो स्वर और व्यंजन के बीच के होते हैं, जब इनको बोला जाता है तो ये जो हमारा दंत है, ओष्ठ है, तालु है और कंठ है, ये सटते नहीं है, बल्कि क्या है? केवल छूते हैं, एक स्पर्श होता है जब इनका उच्चारण करते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? 4 है, या है, रा है, ला है और वाह। तो ये है अंतस्थ है। चलिए अब हम पढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म जैसे कि आप जानते हैं कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, ऊष्म यानी कि गर्माहट, गर्मी, है ना। तो पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। ऊष्म व्यंजन बच्चों उसको कहते हैं जब हम इनका उच्चारण करते हैं और वायु जो है वो बाहर निकलती है, तो वायु और एक किसी न किसी हमारे मुख के किसी न किसी भाग से रगड़ खाकर निकलती है। एक संकुचित वायु जो है वो हमारे मुख से निकलती है और वो क्या करती है? रगड़ खाकर घर्षण करती है। जब घर्षण करने से वो सीटी जैसी आवाज़ पैदा करती है, तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। चलिए अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु, है ना, उच्चारण के समय वायु मुख के किसी न किसी भाग से रगड़ खाकर, वायु मुख के किसी न किसी भाग से रगड़ खाकर बाहर निकलती है। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे शा, शा, सा और हा। तो ये जो रगड़ खाती है, जब वायु रगड़ खाती है तो एक गर्मी पैदा होती है, और जब गर्मी पैदा होती है तो सीटी की आवाज़, वो एक घर्षण होता है, घर्षण से क्या होता है? सीटी की आवाज़ निकलती है। तो ये जो है जैसे शा है, सा है, सा है और हा है। ये अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। यह पहला प्रश्न है इसका कि स्पर्श व्यंजन कितने वर्गों में विभाजित है? पहला उत्तर दिया है 3, दूसरा है 5 और तीसरा है 4 और चौथा है 2। तो अगर हम इसके उत्तर देखते हैं
तो हमारा ए भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है, लेकिन बी जो है वो हमारा उत्तर सही है कि स्पर्श व्यंजन है कि कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। जैसे का वर्ग है, खा वर्ग, का वर्ग है, चा वर्ग है, पा वर्ग है। तो ये जो अभी हमने आपको समझाया था कि 5 वर्ग, तो हमारा उत्तर कौन सा सही है, बी हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब इसका दूसरा प्रश्न है कि वे व्यंजन जो ना पूरी तरह से स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं क्या कहलाते हैं, है ना। तो क्या पहला उन्होंने उत्तर दिया है स्वर, दूसरा है स्पर्श व्यंजन, तीसरा है अंतस्थ व्यंजन और चौथा है अनुस्वार। तो पहला हमारा उत्तर गलत है, दूसरा हमारा उत्तर गलत है और चौथा हमारा उत्तर गलत है। लेकिन तीसरा वाला जो है अंतस्थ व्यंजन, जो पूरी तरह से ना स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, क्या कहलाते हैं, वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तीसरा इसका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन है। अब ये चा है, शा है, या है और हा है। तो ये इसमें दिया हुआ है, तो ये उन्होंने क्या पूछा है कि इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो ए हमारा गलत है, बी हमारा गलत है, डी हमारा गलत है, लेकिन सी वाला जो उत्तर है वो हमारा बिल्कुल सही है। या जो है वह अंतस्थ व्यंजन है। इसका चौथा प्रश्न है कि व्यंजन के मुख्य कितने भेद हैं। पहला है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 4 और चौथा है 2। तो व्यंजन के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। बी हमारा गलत है, सी हमारा गलत है, डी हमारा गलत है, लेकिन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। व्यंजन के कितने भेद होते हैं बच्चों, अभी हमने आपको बताया था कि 3 भेद होते हैं। अब इसका आखिरी प्रश्न है बच्चों कि 2 व्यंजनों से मिलकर बनने वाले व्यंजन को क्या कहते हैं। ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन। तो इसका पहला वाला गलत है, बी वाला गलत है और डी वाला गलत है, लेकिन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है कि संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों से मिलकर बनने वाले व्यंजन को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो चलिए बच्चों, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं अनुच्छेद। 15 अगस्त 1947 का दिन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिवस है। इसी दिन हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमारे अनेक वीर सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और संघर्ष के कारण आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जाता है। इस दिन राजधानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। विद्यालयों, कॉलेजों और संस्थानों में भी झंडा वंदन, देशभक्ति के गीत, कविताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये दिन हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है और अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाने की प्रेरणा देता है। हमें अपने देश को आगे बढ़ाने, उसे स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। अब हम इसके प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसका पहला प्रश्न है कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है 15 अगस्त, दूसरा दिया है 26 जनवरी, तीसरा है 2 अक्टूबर और चौथा है 30 जनवरी। तो पहला है 15 अगस्त, दूसरा है 26 जनवरी। 26 जनवरी को आप जानते ही हैं कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, लेकिन 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस। तो हमारा उत्तर कौन सा हुआ, हमारा बी भी गलत हुआ, सी भी गलत हुआ और ये डी भी गलत हुआ, लेकिन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है कि 15 अगस्त। अब इसका दूसरा प्रश्न है बच्चों कि स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पर कौन झंडा फहराता है। भारत के, पहला ऑप्शन दिया है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा है भारत के उपराष्ट्रपति, तीसरा है भारत के प्रधानमंत्री और चौथा है भारत के रक्षा मंत्री। तो बी हमारा गलत है, डी हमारा गलत है और ए हमारा गलत है, लेकिन सी जो है वो हमारा उत्तर इसका बिल्कुल सही है कि भारत के प्रधानमंत्री जो है वो कहाँ पर झंडा फहराते हैं, लाल किले पर झंडा फहराते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है कि लाल किले पर प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं। तो चलिए इसका अगला प्रश्न हम देखते हैं।
चलिए इसका अगला प्रश्न लेते हैं कि स्वतंत्रता दिवस हमें किस बात की याद दिलाता है। पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की, दूसरा है अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाने की, और तीसरा है देश के नक्शे की, और चौथा है देश की नदियों की। तो अपने देश के कर्तव्य निभाने, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, तो बी जो है वो हमारा गलत है, डी हमारा गलत है और सी हमारा गलत है। लेकिन ए वाला जो उत्तर है वो हमारा बिल्कुल सही है कि स्वतंत्रता दिवस हमें किसकी याद दिलाता है, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की। अब इसका चौथा प्रश्न है, हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार प्रयत्नशील रहना चाहिए। उसे स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए, दूसरा है बहुत सारे पेड़ लगाने के लिए, तीसरा है समाज सेवा करने के लिए, और चौथा है हर प्रकार से देश सेवा करने के लिए। तो डी हमारा गलत है, सी हमारा गलत है, बी हमारा गलत है, लेकिन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही है कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसे स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। अब इसका आखिरी प्रश्न है कि किन लोगों के त्याग और संघर्ष के कारण हमें स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं। पहला है स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के कारण, दूसरा है उद्योगपतियों के संघर्ष के कारण, तीसरा है पत्रकारों के संघर्ष के कारण, और चौथा है शिक्षाविदों के संघर्ष के कारण। तो डी हमारा बिल्कुल गलत है, सी हमारा बिल्कुल गलत है और बी हमारा गलत है, लेकिन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही है कि स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के कारण जो है हम इस देश में सांस ले रहे हैं। तो ये था इसके प्रश्न जो हमने देखे। और बच्चों, ये थी आज की वीडियो जिसे हमने अच्छे से देखा, सुना और समझा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।